हाय गाइस, दिस इज बोनिक एंड वेलकम टू माय चैनल बायोमेड किट विद बोनिक। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में मैं आपसे बताना चाहता हूं। अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाक से जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कर लो गाइस, क्योंकि ये जो फुल टोटल नोट्स होंगे ना, मैं वहां पर आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। ओके गाइस, तो चलिए वीडियो में विदाउट एनी फर्दर इंट्रोडक्शन लेट्स स्टार्ट द मेन टॉपिक। तो आज हम डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में, कैसे एक स्पर्म जाता है और स्पर्म कैसे फर्टिलाइज करते हैं ओवम में। अगर आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन के सीरीज वीडियो सीरीज का कोई भी वीडियो अभी तक नहीं देखे हो तो आई बटन पे जाओ, लिंक दिया हुआ है, फटाक से वीडियोस को देख लो। तो हम लोग क्या जानते हैं, जो ओविडक्ट होता है मतलब जो फैलोपियन ट्यूब होता है, उसका किस वाले पोर्शन में, एम्पुला वाले पोर्शन में फर्टिलाइजेशन ऑकर्स होते हैं। मतलब फर्टिलाइजेशन वो एम्पुला पोर्शन में होते हैं और एम्पुला इज द थिकेस्ट और यू कैन से द लार्जेस्ट और डायमीटर इज हाई। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। इस्मस का डायमीटर एकदम छोटा होता है, एकदम स्मॉल होता है, और ये जो होता है एम्पुला का डायमीटर बड़ा होता है। तो पहले हमें जानना पड़ेगा स्पर्म कैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जाता है, और जाने से पहले क्या क्या प्रोसेसिंग होता है स्पर्म में। तो स्पर्म तो पहले फॉर्म हो गया है, ठीक है। तो स्पर्म को प्रोटेक्शन देने के लिए स्पर्म के ऊपर एक कवर, तो यू कैन सपोज दैट इट इज द हेड ऑफ द स्पर्म। ओके गाइस, तो सेमिनल वेसिकल से कुछ ऐसे चीज निकलते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, जो क्या करते हैं स्पर्म के हेड के ऊपर एक कवरिंग क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये देख लो, यहाँ पर मैंने पिक्चर ड्रॉ किया है, ये देख लो, यहाँ पर थोड़ा ऊपर कर दे रहा हूं, ठीक है। ये देखो, स्पर्म जो था इसके ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन एंड कोलेस्ट्रॉल का एक लेयर पड़ता है, किसके द्वारा, सेमिनल वेसिकल के सिक्रेशंस के द्वारा, ठीक है। तो ये एक कवरिंग प्रोटेक्टिव लेयर क्रिएट करता है। तो ये जो प्रोटेक्टिव लेयर करता है, क्रिएट करता है, इसका मेन काम क्या होता है, इसका मेन फंक्शन होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जाकर कैपेसिटेशन करना, जो मैं बाद में बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसके बाद हमें जानना पड़ेगा, इजैकुलेशन तो हो गया, मतलब सीमेन निकल गए, निकलने के बाद अगर वो फीमेल ट्रैक्ट के ऊपर डिपॉजिट हो गए, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट अर्थात वैगाइना के ऊपर अगर डिपॉजिट हो जाए, तो उससे हम कहेंगे क्या, इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन कितना तरह का होता है, दो तरह का। वन इज नेचुरल इंसेमिनेशन एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल इंसेमिनेशन मतलब जब नॉर्मल कोइटस में होता है और नॉर्मल मेटिंग में जब जो सीमेन होता है वो जब वेगिना के ऊपर डिपॉजिट होता है, उसे हम कहते हैं नेचुरल। तो और सेकंड वन जो होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। यहाँ पर क्या होता है, हम लोग सीमेन को ह्यूमन मतलब मेल बॉडी से लेते हैं, सीमेन को लेकर क्या करते हैं, वो वेजाइना के ऊपर डिपॉजिट करते हैं, ठीक है। इसमें ये नेचुरल प्रोसेस में नहीं होता। तो इसके बाद हमें जानना पड़ेगा, इंसेमिनेशन तो हमारा हो गया, जानना पड़ेगा ईस्ट्रोजन का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। ईस्ट्रोजन का और एक इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, ये देखो, ये तुम सोचो यूटेरस है, ठीक है, यूटेरस है, यूटेरस के नीचे ये वाला पोर्शन क्या है, सर्विक्स, ठीक है। सर्विक्स में जो म्यूकस रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सर्विकल म्यूकस, ठीक है। और नीचे वाला पोर्शन वेजाइना। तो अगर तुम सोच लो, जब फर्टिलाइजेशन होगा और स्पर्म जब यूटेरस के अंदर जाएगा, तो क्या चाहिए उन्हें, एक यहाँ पर रेजिस्टेंस प्रूफ पाथ चाहिए जहां पर लेस रेजिस्टेंस होगा। लेकिन यहाँ पर पहले क्या होता है, ये क्लींज अप होता है, ठीक है। क्लींज्ड म्यूकस क्या होता है, क्लींज्ड मतलब क्या है, ये इस तरह से कुछ रहता है, मतलब रेटिकुलेट फॉर्मेशन में रहता है, इस तरह से कुछ रहता है, ठीक है। तो स्पर्म क्या हो सकते हैं, आसानी से पास नहीं कर सकते, इस तरह से रहता है। लेकिन ईस्ट्रोजन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन, ईस्ट्रोजन क्या करता है, ये क्लींज्ड जो म्यूकस होता है इसको पैरेलल म्यूकस में फॉर्म कर देते हैं, ठीक है, पैरेलली अरेंज कर देते हैं। तो ये देखो, स्पर्म कैन इजीली पास थ्रू इट। अगर ये दोनों चीज पैरेलली रहे म्यूकस, तो स्पर्म तो आसानी से इस जगह से जा पाएगा, ठीक है। तो ये ईस्ट्रोजन का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया। तो इसके बाद हम आते हैं किसमें, सेकेंडरी oocyte के स्ट्रक्चर में। ये देखो, लेकिन सेकेंडरी oocyte के स्ट्रक्चर में आने से पहले हमें जानना पड़ेगा एक्रोसोम क्या होता है। स्पर्म के ऊपर एक कैप रहता है, मतलब ये अगर तुम सोचो स्पर्म का हेड है, हेड के ऊपर एक कैप रहेगा जो डिफरेंट लेयर ऑफ oocyte को पेनिट्रेट करेगा। मतलब यहाँ पर 3 लेयर्स रहते हैं, इनको पेनिट्रेट करेगा। तो ये इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एक्रोसोम। ये किससे फॉर्म होता है, लाइसोसोम से फॉर्म होता है, ठीक है। बाद में मैं इन डिटेल में कभी बता दूंगा ये चीज। तो एक्रोसोम में 3 एंजाइम्स रहते हैं, वन इज हाइल्यूरोनिडेज, सेकंड इज कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम एंड थर्ड इज जोना पेलुसिडा और जोनालाइसिन और एक्रोसिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, जोनालाइसिन एंड एक्रोसिन आर द सेम और डिफरेंट।
लेकिन ये आपको याद रखना पड़ेगा, जोनालाइसिन और एक्रोसिन आर सेम, डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट रेफरेंस में डिफरेंट करके लिखा हुआ है ये चीज, ठीक है। ये आपका हो गया। तो इसके बाद हम आते हैं ऊसाइट के स्ट्रक्चर में, ठीक है। ऊसाइट कैसा होता है? ऊसाइट जो होता है, ऊसाइट में देखो, ऊसाइट जब निकलता है, मतलब ये सेकेंडरी ऊसाइट जब निकलता है, ये अगर तुम सोचो ये है ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। यहाँ पर क्या था? सेकेंडरी ऊसाइट। ऊसाइट जब निकलता है, इसके चारों ओर क्या रहता है? चारों ओर एक सेल का लेयर रहता है जिसे हम कहते हैं क्या? ग्रेनुलोसा सेल्स, ठीक है, जो क्या फॉर्म करते हैं? कोरोना रेडियाटा, ठीक है। ये मैंने लिख दिया है यहाँ पर। ये जो बाहरी ब्लैक जो सेल्स है, इसे हम कहते हैं क्या? कोरोना रेडियाटा। इसके अंदर जो रहता है वो क्या होता है? जोना पेलुसिडा। ये ग्लाइकोप्रोटीन लेयर है, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन लेयर है। यहाँ पर एक प्रोटीन रहता है जो आपको बाद में और भी डिटेल्स में जानना पड़ेगा, वो क्या है? ZP3 प्रोटीन्स, ठीक है। तो ये अभी तक के लिए याद रख दो। और ये जो कोरोना रेडियाटा है ना, कोरोना रेडियाटा के अंदर ये जो ग्रीन टाइप का सब्सटेंस, मतलब जो ग्राउंड सब्सटेंस होते हैं, मतलब कनेक्टिव टिश्यूज कुछ होते हैं, वो क्या होते हैं? ग्राउंड सब्सटेंस। वहां पर क्या रहता है? हाइलुरोनिक एसिड, ठीक है, हाइलुरोनिक एसिड, ये आपको याद रखना होगा, हाइलुरोनिक एसिड। तो इसके बाद आओ, ये जो कोरोना रेडियाटा है, ठीक है, कोरोना रेडिएटा का अंदर तो हो गया जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा उसके अंदर एक स्पेस रहता है, इस जगह पे एक एकदम कैविटी स्पेस, मतलब एक कैविटी रहता है जिसे हम क्या कहते हैं? पेरीवाइटलाइन स्पेस। बहुत सारे बच्चे लोगों का ये प्रॉब्लम हो जाता है, भैया व्हाट इज पेरीवाइटलाइन स्पेस? हर एक जगह पे लिखा हुआ होता है पेरीवाइटलाइन स्पेस, पेरीवाइटलाइन स्पेस, लेकिन व्हाट इज पेरीवाइटलाइन स्पेस? पेरीवाइटलाइन स्पेस इज द स्पेस बिटवीन द जोना पेलुसिडा लेयर एंड द अंदर वाला उलेमा लेयर, ठीक है, उलेमा। ये जो अंदर वाला ये पोर्शन देख रहे हो आप लोग, इसे हम कहते हैं कि इसे हम कहते हैं उलेमा, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसके अंदर तो हमारा न्यूक्लियस रहता है। तो आई थिंक यू कैन गेट द टोटल सेकेंडरी oocyte स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसके बाद हम आता है कैपेसिटेशन। व्हाट इज कैपेसिटेशन? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, स्पर्म के ऊपर कुछ कवरिंग्स रहते हैं जिससे हम क्या कहते हैं? जिससे जो क्या होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड कोलेस्ट्रॉल्स, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड कोलेस्ट्रॉल्स एक लेयर रहता है। जब वो फीमेल ट्रैक्ट में जाते हैं और ओवम को फर्टिलाइज करने जा रहे हैं, तो उस पाथ में डिफरेंट टाइप का एसिड बेस, बहुत सारे सीक्रेशंस होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, जो क्या करते हैं? ये कैपेसिटेटेड लेयर होता है ना, मतलब जो ग्लाइकोप्रोटीन एंड ये जो कोलेस्ट्रॉल का लेयर होता है ना, इसको डिस्पर्स कर देते हैं एंड स्पर्म को एक्टिव करते हैं, ठीक है, स्पर्म को एक्टिव करता है। ये देख लो, मतलब ये कैंसिल हो गया, ठीक है, और ऊपर जो लेयर था, ठीक है, ये हट गया ऊपर से। तो अब देखो क्या हुआ? एक्रोसोम डायरेक्ट बाहर चला आया है, एक्रोसोम, ठीक है, एक्रोसोम ओवम से अब इंटरेक्ट कर सकता है, बाहर वाला एक्रोसोम, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ स्पर्म। तो ये जो प्रोसेस से एक्टिवेटेड होता है, इससे हम कहते हैं क्या? कैपेसिटेशन, ठीक है। कैपेसिटेशन कहां पर होता है? फीमेल ट्रैक्ट में, कभी भी मेल ट्रैक्ट में नहीं होता। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ऑब्वियसली ऑलवेज फीमेल ट्रैक्ट में कैपेसिटेशन होता है, एंड कैपेसिटेशन में टाइम कितना लगता है? 5 to 7 आवर्स रिक्वायर्ड फॉर कैपेसिटेशन। ओके गाइस, तो इसी के साथ हमारा मेन स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ। तो चलिए देख लेते हैं कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी एक स्कीमेटिक डायग्राम प्रेजेंट करके रखा है। तो यू कैन सी दैट क्रोनोलॉजी व्हाट हैपेंस स्टेप बाय स्टेप। पहले क्या होता है? पहले होता है कैपेसिटेशन। यू कैन सी हियर कैपेसिटेशन, मैंने अभी अभी बताया आप लोगों को। इसके बाद क्या होता है? एसेंशन। एसेंशन का मतलब क्या है? सर्विक्स के थ्रू, मतलब वेजाइना एंड सर्विक्स के थ्रू जब ये फैलोपियन ट्यूब की तरफ और ओवरी की तरफ जाता है, तो ऊपर की तरफ, मतलब जो यूटेरस के ऊपर की तरफ एसेंट करता है, इसे हम कहते हैं एसेंशन, मतलब ऊपर की तरफ जाना, ठीक है। इसके बाद होता है लिबरेशन ऑफ एंजाइम एंड कांटेक्ट विद जोना पेलोसिडा। ये एक इंपॉर्टेंट एंड वाइटल कॉन्सेप्ट है जो मैं यहाँ पर आपको दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। यू कैन एज्यूम दैट इट इज न्यूक्लियस। इसके ऊपर है ये उलेमा, उलेमा के बाहर है ये क्या? ये है जोना पेलुसिडा, ये वाला लेयर है। जोना पेलुसिडा के नीचे बहुत सारे ग्रैन्यूल्स होते हैं जिसे हम कहते हैं क्या? कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। याद रखना एक चीज। और यहाँ पर होते हैं कोरोना रेडियाटा, ठीक है, इस तरह से रहता है। यहाँ पर जो ग्राउंड सब्सटेंस होते हैं, ये देख लो, ठीक है, ग्राउंड सब्सटेंस। यहाँ पर क्या रहता है? हायाल्यूरोनिडेज, हायाल्यूरोनिक एसिड, ठीक है। स्पर्म जब आता है कोरोना रेडिएटर के साथ, जो जब ये अटैच होता है स्पर्म, मतलब ये सोच लो जब ये स्पर्म आएगा, जब ये अटैच होगा इससे, ठीक है,
तो क्या होगा, ये एंजाइम सीक्रेट करना स्टार्ट करेगा, मतलब लिबरेट एंजाइम। क्या, कौन सा एंजाइम, मैंने पहले ही बता दिया आपको, हायालुरोनिडेज, ठीक है। हायालुरोनिडेज एसिड को करे, ये सीक्रेट करेगा, जिसके लिए क्या होगा, हायालुरोनिक एसिड पिघल जाएगा इस जगह पे, और क्या होगा, यहाँ पर एक रास्ता क्रिएट होगा, ठीक है। ये देखो रास्ता क्रिएट हो गया। रास्ता क्रिएट होने से क्या होगा, यहाँ पर कुछ रिसेप्टर्स बैठे हुए हैं ऑलरेडी, कुछ इस तरह के रिसेप्टर्स बैठे हुए हैं और इसे बुला रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पर आप बोल रहे हैं आ बेटा मेरे पास आकर बैठ जा, ठीक है। तो क्या करेगा स्पर्म, आप इसके तरफ खींचा चला जाएगा, खींचा चला जाएगा, क्यों, डॉकिंग करने के लिए। डॉकिंग का मतलब क्या होता है, अब स्पर्म देखो क्या करा, स्पर्म यहाँ पर जाकर फ्यूज हो गया, ठीक है, यहाँ पर जाकर फ्यूज हो गया, इसे हम क्या कहते हैं, डॉकिंग, ठीक है। ये जो रिसेप्टर्स है यहाँ पर जो बोल रहे हैं आ बेटा आके बैठ जा, ये जो रिसेप्टर्स है, ये रिसेप्टर्स को हम कहते हैं ZP3 रिसेप्टर्स। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट के लिए, ठीक है। ZP3 रिसेप्टर्स के ऊपर स्पर्म आकर बैठते हैं। बैठने के बाद क्या हुआ, बैठने के बाद हुआ स्पर्म के जो एक्रोसोम्स है, एक्रोसोम है ना, मतलब ये सोचो तुम स्पर्म का एक्रोसोम है, एक्रोसोम में तो 3 तरह के एंजाइम होता है, वन इज जोनालाइसिन और एक्रोसिन, सेकंड वन इज हायालुरोनिडेज एंड थर्ड वन इज द व्हाट, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम क्या करा, कोरोना रेडिएटर को डिजेनरेट कर दिया, मतलब मेल्ट कर दिया। हायालुरोनिडेज क्या किया, हायालुरोनिक एसिड को मेल्ट कर दिया। अब क्या निकलेगा, अब यहां से निकलेगा कौन सा एंजाइम, यू आल्सो नो दैट, जोनालाइसिन, जोनालाइसिन, ठीक है। ये 3 एंजाइम्स का फंक्शन आपको याद रखना ही होगा। जोनालाइसिन क्या करेगा, जोनालाइसिन यहां पर करेगा, जोनालाइसिन ये जो जोना पेलुसिडा का लेयर है ना, इसके ऊपर एक्ट करेगा, जोना पेलुसिडा के लेयर के ऊपर एक्ट करके इनमें रप्चर क्रिएट करेगा, मतलब ये एक होल क्रिएट कर देगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पर मैं ये तो हमारा यहाँ पर देख लो आप लोग क्या क्या स्टेप हो गया, एक्रोसोमल रिएक्शन हो गया, ठीक है। डॉकिंग विद ZP3 ये भी हो गया। एक्रोसोमल रिएक्शन के बाद होता है डॉकिंग विद ZP3, मतलब एक्रोसोमल रिएक्शन के अंदर कोरोना रेडिएटा जो होता है उसको मेल्टिंग करना, एंड हाइलुरोनिक एसिड को मतलब ग्राउंड सब्सटेंस को मेल्टिंग करके एक पाथ क्रिएट करना होता है, ठीक है। इसके बाद होता है डॉकिंग ऑफ विद ZP3। तो ZP3 के साथ तो डॉकिंग हो गया यहाँ पर, इसलिए क्या हुआ, ZP3 के साथ डॉकिंग होने के बाद हमारा मेन जो फंक्शन है जोनालाइसिन सीक्रेट होता है। जोनालाइसिन सीक्रेट होने से क्या हुआ, जोना पेलुसिडा में एक छेद क्रिएट हो गया, ठीक है। एक छेद होने से क्या, ये जो स्टेप है इसे हम क्या कहते हैं, जोना रिएक्शन, जोना रिएक्शन, ठीक है। ये आपको समझना पड़ेगा, जोना रिएक्शन। तो यहाँ पर अब क्या होगा, एक्रोसोम डिजेनरेट हो गया, मतलब एक्रोसोम यहाँ पर फ्यूज हो गया इससे, ठीक है। एक्रोसोम फ्यूज हो गया और क्या हो गया, स्पर्म का जो ये बॉडी है, ठीक है, बॉडी एंड टेल ये बाहर ही रह गया, ये बाहर ही रह गया, ठीक है। और क्या हुआ, सिर्फ डीएनए मतलब जो जेनेटिक मटेरियल है वो अंदर घुस गया। समझ रहे हो ना बात को, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू, ये देख लो अच्छे से समझ लो ये चीज को, ठीक है। जोना पेलुसिडा यहाँ पर डिजेनरेट कर गया, स्पर्म का न्यूक्लियस सिर्फ अंदर घुस गया और जो टोटल बॉडी पार्ट ऑफ स्पर्म था वो बाहर ही रह गया, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर हो गया, स्पर्म एंटर, ये तो हमारा पेरिवाइटल स्पेस है, पेरिवाइटल स्पेस में स्पर्म एंटर कर गया। अब क्या होगा, अब होगा कि ये जो पेरिवाइटल स्पेस है ना, जो उलेमा था, उलेमा कुछ इलोंगेशन और इस तरह से एक एक्सटेंशन दिखाएगा स्पर्म के न्यूक्लियस को लेने के लिए, ठीक है। स्पर्म को न्यूक्लियस को लेने के लिए ये क्या करेगा, एक इस तरह से तुम सोच लो, ये उलेमा था, ठीक है, उलेमा था ये, और ये स्पर्म आ रहा था, ठीक है, आ रहा था, ये जस्ट पेरिवाइटल स्पेस में घुसा, उलेमा इसको इस तरह से लेने के लिए कोन फॉर्म कर लिया, इसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन कोन, ठीक है। कोन और बल्ज फॉर्म कर लिया और यहां से ये जो न्यूक्लियस है, ये स्पर्म का न्यूक्लियस था, वो अंदर घुस गया एंड बॉडी एंड टेल पार्ट बाहर ही रह गया, ठीक है। तो ये इसी के साथ न्यूक्लियस का एंटरिंग इन द उलेमा ये हो गया। तो इसके बाद हम आते हैं कॉर्टिकल रिएक्शंस में। व्हाट आर द कॉर्टिकल रिएक्शंस, मैं यहाँ पर लिख रहा हूं कॉर्टिकल रिएक्शंस, कॉर्टिकल रिएक्शन, आई थिंक यू कैन सी दिस, क्योंकि थोड़ा सा कम पड़ गया है, ठीक है। तो कॉर्टिकल रिएक्शन में क्या होता है ये देख लो आप लोग अब, ठीक है। ये मैं यहाँ पर रब कर रहा हूं क्योंकि
आई थिंक यू गॉट दिस पॉइंट। एंड ऑब्वियसली ये स्पर्म का न्यूक्लियस अंदर घुस गया यहाँ पर, ठीक है, ये लग गया। तो अब क्या होता है कॉर्टिकल रिएक्शन में? कॉर्टिकल रिएक्शन दो तरह से हो सकते हैं, ठीक है। कॉर्टिकल रिएक्शन मतलब अब एक स्पर्म जब इसको फर्टिलाइज कर दिया, मतलब स्पर्म का एक मेम्ब्रेन जब ZP3 से टच हो गया और न्यूक्लियस अंदर घुस गया, तो क्या होगा? तो ये जो ओवम होता है ये खुद ब खुद और स्पर्म को, मतलब ये सोचो तुम एक ओवम है, चारों तरफ से तो स्पर्म आ रहा है, ठीक है। जब ZP3 रिसेप्टर से एक स्पर्म अटैच करके घुस गया अंदर, तो ये क्या करेगा ओवम? और स्पर्म्स को डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है, मतलब और स्पर्म को घुसने नहीं देगा, क्योंकि हम तो 3n न्यूक्लियस नहीं चाहिए, ये तो एक एब्नॉर्मल टाइप है, हम तो 2n चाहिए, और 2n तो हमें एक स्पर्म से मिल गया, तो और स्पर्म्स की क्या जरूरत है? इसलिए क्या होता है, ये जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है और कुछ स्पर्म से, किसके थ्रू? कॉर्टिकल रिएक्शन के थ्रू। दो स्टेप से ये करता है, ठीक है। एक वन इज फर्स्ट स्टेप, ठीक है, और सेकंड वन इज स्लो स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप मतलब क्या? बहुत जल्दी होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? उलेमा इज डिपोलराइज्ड, ठीक है, उलेमा इज डिपोलराइज्ड बाय सोडियम इनफ्लक्स, ठीक है। मतलब ये सोडियम इनफ्लक्स होने के लिए, मतलब ये जब स्पर्म का न्यूक्लियस अंदर घुस गया और स्पर्म अंदर घुस गया, तो यहाँ पर सोडियम, बहुत सारे चैनल्स होते हैं यहाँ पर, सोडियम के चैनल्स, ये क्या कर रहा है? सोडियम को अंदर घुसा रहा है, ठीक है, सोडियम को अंदर घुसा रहा है। इसलिए क्या होता है? सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन उलेमा के अंदर ज्यादा हो जाता है, इनफ्लक्स ज्यादा होता है, और क्या होता है? डीपोलराइजेशन होता है, ठीक है, डीपोलराइजेशन। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्स्ट जो स्टेप होता है, जो ये प्रिवेंशन, पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करने के लिए फर्स्ट जो प्रोसेस होता है, उसमें जो डिपोलराइजेशन होता है वो किस वाला प्रोसेस है? फर्स्ट और स्लो प्रोसेस। इट इज द फर्स्ट प्रोसेस। डिपोलराइजेशन होने के लिए क्या होता है? ये और कोई स्पर्म को अंदर नहीं आने देता। ये फर्स्ट हो गया हमारा। तो इसके बाद हम आते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन में, जो है स्लो प्रोसेस, ठीक है। कॉर्टिकल रिएक्शन, कॉर्टिकल रिएक्शन में क्या होता है? कॉर्टिकल रिएक्शन में होता है कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। मैंने बताया ना यहाँ पर ऑलरेडी, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स क्या करते हैं? ये पेरीवाइटलिन स्पेस में ये ज़ोना पेलुसिडा के साथ डिफ्यूज कर जाता है, ठीक है। जहां से स्पर्म घुसा था उस जगह को लेकर यहाँ पर एक डिफ्यूज कर गया, और इसलिए क्या हुआ? यहाँ पर एक कैल्शियम का प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है, ठीक है, कैल्शियम कोटिंग। तो आप लोग तो जानते हो कैल्शियम कोटिंग, कैल्शियम इज ए मेटल, तो ये मेटल का कोटिंग क्या कोई स्पर्म ये ब्रेक कर पाएगा? कोई भी स्पर्म ये ब्रेक नहीं कर पाएगा, इसलिए कोई भी स्पर्म अंदर नहीं घुस सकता इसके बाद, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो पॉलीस्पर्मी, मतलब एक ओवम को एक ही स्पर्म फर्टिलाइज करेगा, ये इंश्योर किस तरह से होता है? दो प्रोसेस में। वन इज फर्स्ट प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड द डिपोलराइजेशन ऑफ उलेमा और इनफ्लक्स ऑफ सोडियम, एंड सेकंड वन इज स्लो प्रोसेस। स्लो प्रोसेस का मतलब क्या है? यहाँ पर जो पेरीवाइटलिन स्पेस में कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स थे, ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स क्या करते हैं? ये ज़ोना पेलुसिडा के साथ मिल जाते हैं, ठीक है। मिलकर क्या करते हैं? कैल्शियम का एक कोटिंग क्रिएट कर देता है, ठीक है, जो स्पर्म को अंदर नहीं आने देता। तो आई थिंक यू आर गेटिंग दिस पॉइंट, ओके। तो इसके बाद हम जाएंगे जो न्यूक्लियस, जो दोनों एन न्यूक्लियस तो अंदर है, एक मेल बॉडी का न्यूक्लियस एंड फीमेल बॉडी का न्यूक्लियस तो अंदर है ही है, ठीक है। तो उसको हम थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। तो एक चीज आपको यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगा, क्या बोलना चाहूंगा कि मेल जो होता है, मेल का माइटोकॉन्ड्रिया तो अंदर नहीं जा पाता ओवम का, क्योंकि मेल बॉडी एंड टेल बहुत सारा पार्ट बाहर रह जाता है, सिर्फ एंड सिर्फ मेल का न्यूक्लियस ही अंदर जा पाता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारे बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया है वो मैटरनल टाइप का होता है। क्यों? ओवम के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ही ओवम को, इवन मेल का न्यूक्लियस को भी एनर्जी देता है, ठीक है। तो इसलिए हमारा हर एक लोग का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो हमारे मैटरनल माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब मदर के साइड से आता है, ठीक है। ये तुमको याद रखना होगा। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं एपरेंट एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन हो गया। तो अब हम देखो क्या हुआ, यहाँ पर एक है, ये क्या है? ये एन है, फीमेल का एन है, ठीक है। और एक एन क्या है? और एक है क्या? ये देखो,
ये क्या है, ये मेल का है, ठीक है, मतलब फादर का है ये, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, ये इसे हम कहते हैं फर्टिलाइज्ड एग, फर्टिलाइज्ड एग, ठीक है, फर्टिलाइज्ड एग। और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ऊटीड, ऊटीड, ठीक है, ऊटीड। और ये और एक बात मैंने ऑलरेडी पिछले वाले वीडियो में भी बताया था, फर्टिलाइजेशन हो गया है इसलिए क्या होगा, ये सेकेंड पोलर बॉडी को छोड़ देगा, ठीक है, सेकेंड पोलर बॉडी, ठीक है, सेकेंड पोलर बॉडी को ये निकाल देगा अंदर से, ठीक है। और क्या होगा, ये जो फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पर फर्टिलाइज्ड एग, इसे हम कहेंगे क्या, ऊटीड। और ओवम एंड ऊटीड का मेन जो डिफरेंस होता है, ओवम होता है अनफर्टिलाइज्ड एंड ऊटीड होता है फर्टिलाइज्ड, ठीक है। और ओवम में सेकेंडरी पोलर बॉडी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड होता है, लेकिन ऊटीड में सेकेंडरी पोलर बॉडी नहीं रहता, ठीक है, ये हमारा हो गया। इसके बाद ये क्या करेंगे, इसके बाद ये फॉर्म करेंगे प्रोन्यूक्ली, ठीक है, प्रोन्यूक्ली किस तरह से, ये देख लो, ये इस तरह से कुछ फॉर्म करेगा, यहाँ पर एक इस तरह से प्रोन्यूक्लियस फॉर्म करेगा, और यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से प्रोन्यूक्ली, मतलब ये फीमेल प्रोन्यूक्ली, ये मेल प्रोन्यूक्ली, ठीक है। फीमेल प्रोन्यूक्ली, मेल प्रोन्यूक्ली जब ये या इस तरह से फॉर्म हो जाएंगे, तब ये क्या करेंगे, बहुत अच्छी तरह से डांस करेंगे ये, ठीक है। ये लड़की लोग हैं, ये लड़का लोग हैं, दोनों के साथ डांस करेंगे एंड होमोलोगस पेयर्स आकर मिल जाएंगे, ठीक है। होमोलोगस पेयर्स मिलने से क्या होगा, इस तरह से एक सुंदर सा चीज फॉर्म होगा, ठीक है। और क्या होगा, ये जो फॉर्म होता है इसके चारों ओर क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगा। और ये जो फॉर्मेशन होगा यहाँ पर, ये जो फॉर्मेशन होगा, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे जाइगोट, 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 ठीक है, जाइगोट। ये क्या होगा, 2n टाइप का होगा। ये जाइगोट धीरे धीरे डिवाइड करेगा, बहुत सारे लेटरल डिवीजन, होलोब्लास्टिक क्लीवेज करेगा। क्लीवेज करने के बाद क्या फॉर्म होगा, एम्ब्रायो। और धीरे धीरे एम्ब्रायो जब मैच्योर होगा तब हम मतलब ह्यूमंस फॉर्म होंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा फर्टिलाइजेशन का वीडियो कंप्लीट होता है। आई थिंक दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स। आई थिंक आपको ये वीडियो देखने के बाद एक एक पॉइंट समझ में आ गया है, और ये एक बहुत ही कंफ्यूजिंग पार्ट है जो आसानी से मैंने यहाँ पर बता दिया। लेकिन और भी बहुत सारे टर्म्स थे जो बताना चाहता था, लेकिन एज टाइम इज एक लिमिटेड, सो couldn't tell you that, and I think this video make a sense to you, and obviously अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज गाइस शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ, और जो जिसका भी ये फर्टिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है उसके साथ, ओके गाइस। एंड एट लास्ट वन थिंग टू से, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड विद बायोमेड किट विद बोनिक। थैंक यू।